बड़ी घटना घटी और तुमने मुझे सूचित ही नहीं किया, क्यों? मैं बहुत डर गई थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था सतीश जेल तोड़कर वहां आएगा और जतिन को। शांत हो जाओ रीना। मैंने भी ये कल्पना नहीं की थी कि जिस व्यक्ति को मैं निर्दोष प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा हूं उस पर एक और हत्या का आरोप लगेगा। लेकिन अदालत में तुमने कथन दिया है कि सतीश ने ही डॉक्टर जतिन को मारा है। क्या तुमने वास्तविकता में स्वयं देखा उसे हत्या करते हुए? नहीं, लेकिन और कोई कैसे हो सकता है? मैं 2 मिनट के लिए माँ के कमरे में गई और तो बाहर आई तो जतिन मर चुका था। और सतीश नहीं था? हाँ, लेकिन मैं... तुमने अदालत में जो कथन दिया है वो अलग बात है। जो तुम्हें सत्य लगा वो तुमने कहा। कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि जतिन की हत्या सतीश ने नहीं, कि अगर उसे जतिन को मारना होता पहले ही मार देता। तुम्हारे वहां से जाने की प्रतीक्षा नहीं करता और फिर तुम्हें उस स्थिति में छोड़कर नहीं जाता। प्रेम करता है वो तुमसे। कहीं ना कहीं कोई तो बात है जो इस समय हमें दिखाई नहीं दे रही। क्या हाल है दबे? बढ़िया। कैसे आना हो केडी? अरे वो डॉक्टर जतिन और किकानी की फाइल्स देख रही है। हाँ जरूर। जादव जी। केस की फाइल केडी, इस बार तुम्हारे क्लाइंट का बचना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। देखते हैं क्या होता है। सत्य को ढूंढना तो कर्तव्य है मेरा। अरे यार ये क्या लेकर आए? फाइल लाने को बोला था तेरे को। ये एविडेंस बॉक्स है। मैं देख लूं? क्यों नहीं? समझ गया। ये ले तेरी ग्लव्स। क्या समझ में आया? मुझे भी समझा दो। अदालत में समझाऊंगा। चल भाई। हवलदार साहब, 1 मिनट। सतीश अच्छा आदमी है, जरूर छूट जाएगा। आप टेंशन ना लीजिए। चलता हूं। टीना, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? टीना, मैंने जतिन का खून नहीं किया। मैंने तुम्हें उससे लड़ते हुए देखा था। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी रीना के साथ जबरदस्ती कर रहा था। तेरा खून कर दूंगा जतिन। सतीश प्लीज छोड़ दो। रीना छोड़ो मुझे। खून कर दूंगा मैं तेरा। क्या तुमने मुझे जतिन का खून करते हुए देखा? बोलो। नहीं ना। और मैं तुम्हें वहां छोड़ के क्यों जाता? इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ सतीश। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जो देखा उसी पर यकीन कर लिया। पर पाठक साहब ने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया। उन्होंने बताया तुम मुझसे इतना प्यार करते हो और मुझे उस हालत में छोड़कर कभी नहीं आते। तो ये सच बात। और अब केडी सर को भी मेरी बात का विश्वास है कि मैंने जतिन का खून नहीं किया। पर अब चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम जेल तोड़ के नहीं भागोगे। नहीं, मैं कभी जेल तोड़ के नहीं भागूंगा। और मैं ये बात भी समझ गया हूं कि कोई तो है जो मुझे फंसाने की कोशिश कर। अब मैं नहीं भागूंगा जेल तोड़ के। कभी नहीं भागूंगा। वरुण, पहले मुझे लगा कि दोनों जगहों पर एक ही वक्त पे एक ही आदमी है। कि सतीश त्यागी।
तुम केडी से पे डाउट कर रही हो? वरुण, हाउ कैन आई डाउट केडी सर? मैं बस इसलिए कह रही थी क्योंकि मैंने सतीश त्यागी को वीएसके हाउस के बाहर देखा था। इसलिए मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि वहां कोई और आदमी था। सुनो ना, अगर तुम्हें अभी भी डाउट हो रहा है तो तुम एक काम करो, तुम दोबारा वीएसके हाउस जाओ। तुमने उसे वहीं देखा था, अब ये जानने की कोशिश करो कि वो दोबारा वहां क्यों आया। तुम्हारे डाउटफुल माइंड को वहां जरूर जवाब मिल जाएगा। That's a good idea. लगता है पुलिस ने घर केकानी को वापस दे दिया है। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी। Excuse me. हेलो, आई एम सुनैना, केडी सर की असिस्टेंट। Oh, okay. Please come sit. एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पर रहते हैं। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो ये घर कंसील था। शायद मैं बाहर हूँ, अक्सर मैं ज्यादातर बाहर ही रहता हूँ। कुछ इट इज डिफिकल्ट, घर में रहना मुश्किल हो जाता है जहाँ किसी अपने को खोया। भगवान उसे माफ नहीं करेगा। सर, अभी तक प्रूव नहीं हुआ है कि सतीश त्यागी ने ही आपके बड़े भाई को। प्रूव नहीं हुआ है तो क्या हुआ? कत्ल उसने ही किया है और मैंने उसे देखा। भाई साहब, भाई साहब, तुम भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब बोलिए ना। आप लोग इस बात को क्यों भूल जाते हैं? आई एम सॉरी, आप सही कह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि सतीश त्यागी यहाँ भी था और जेल में भी। वो यहीं पर था और मैंने उसे देखा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप उसको बेगुनाह साबित करने पर क्यों उतारू हुए हैं। आपके केडी पार्टनर एक खूनी को क्यों बचाना चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। प्लीज, मैं इसके बारे में और नहीं बात करना चाहता। आप जाइए प्लीज। लेकिन सर मैंने कह दिया ना कि मैं उन लोगों का साथ नहीं देना चाहता हूं जो मेरे भाई के कातिल का साथ दे। तो प्लीज गेट आउट, प्लीज। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल सतीश पर डॉक्टर जतिन की हत्या का आरोप है। माना कि इन्होंने जेल तोड़ने का अपराध किया, किंतु वो केवल इस कारण कि इन्हें महिला ने फोन पर बताया कि मैं रीना के घर के पास रहती हूँ, कोई उसे मार रहा है उसके घर में, उसकी जान को खतरा है। कौन बोल रहा है? हेलो हेलो, जब ये जेल तोड़कर उनके घर पहुंचे तो डॉक्टर जतिन को वहां देखकर इन्हें क्रोध आया। डॉक्टर जतिन और इनके बीच में हाथापाई हुई। रीना ने बीच बचाव किया। उसी समय घर के अंदर से रीना के माताजी की चीखने की आवाज सुनाई। रीना शयन कक्ष में चली गई। रीना शयन कक्ष में गई और जब वहां से बाहर आई तो डॉक्टर जतिन की हत्या हो चुकी थी। सतीश वहां नहीं। योर ऑनर, कई बातें इस कथन में ऐसी हैं जो संदेहास्पद है। क्या रीना के माताजी का चीखना केवल एक संयोग था या कुछ और? रीना की माताजी मधुमेह की बीमारी से ग्रस्त है। इंस्पेक्टर दवे ने उनका बयान लिया है। योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि वो अदालत को बताए। इजाजत।
ये मिसेस माला की स्टेटमेंट की कॉपी, जिसमें उन्होंने उस रात के बारे में बयान दिया। धन्यवाद इंस्पेक्टर। झगड़े की आवाज आई। मैं उठना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा किसी ने पीछे से मुझे धक्का दिया। योर ऑनर, रीना की माताजी के कथन के अनुसार ऐसा स्पष्ट होता है कि उस रात उस घर में कोई और व्यक्ति उपस्थित था। केडी साहब समझ में नहीं आ रहा है, आप प्रूव क्या करना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कपाड़िया साहब कि उस रात कोई और व्यक्ति घर में उपस्थित था जिसने माला जी, रीना जी की माताजी को बिस्तर से धकेल कर गिराया। योर ऑनर, रीना के घर में पीछे की ओर भी एक द्वार है। वहां से बाहर निकल घर के मुख्य द्वार से प्रवेश करना संभव है योर ऑनर। और वो व्यक्ति जो उस समय घर में था उसने ऐसा ही किया। सर्वप्रथम उसने रीना की माताजी को बिस्तर से ढकेला, जिसके कारण वो चीखी, और फिर पीछे के द्वार से बाहर गए और मुख्य द्वार से उसने प्रवेश किया। सतीश के मुख पे क्लोरोफॉर्म लगाकर इन्हें बेहोश किया, जतिन की हत्या की और फिर सतीश को उठाकर वहां से ले गया ताकि ये आरोप सतीश पर आए। योर ऑनर, वो व्यक्ति सतीश को फंसाने का प्रयास कर रहा था, उसी प्रकार से जिस प्रकार से सतीश को प्रथम बार भी फंसाया गया था। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। केडी साहब, सतीश को किकानी केस में कोई फंसाना नहीं चाह रहा है। सतीश खुद अपने बुने हुए जाल में फंसता जा रहा है। योर ऑनर, मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि मुझे अपनी बात प्रमाणित करने का अवसर दिया जाए। प्लीज कंटिन्यू मिस्टर पाठक। धन्यवाद योर ऑनर। योर ऑनर, जब मैं पुलिस स्टेशन गया डॉक्टर जतिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने, तो इस टूटे हुए वाज के टुकड़े मेरे सामने आए। संयोगवश जब इनकी मैंने जांच की, इन्हें जोड़ने का प्रयास किया, तो एक अद्भुत बात मेरे समक्ष आई। योर ऑनर, टूटे हुए इस वाज को मैंने जोड़ा है। आप देख सकते हैं कि इसका निचला भाग पूरी तरह से एक हो गया है और यहाँ VSK लिखा हुआ है। अब ये भी हूबहू ऐसे ही वाज के नीचे का टुकड़ा है योर ऑनर। यहाँ कहीं पर इसकी जगह नहीं। इसके नीचे भी K लिखा हुआ है योर ऑनर, लेकिन इसका VS अभी तक हमने पाया नहीं गया। ये संभवतः किसी दूसरे ही वाज के टुकड़े पर मिलेगा योर ऑनर। यहाँ देखिए, कार्य यह होता है योर ऑनर कि 2 वाज तोड़े गए थे उसे। एक हमारे पास है जिस पर सतीश की उंगलियों के निशान है, दूसरा वाज लापता है। मैं भी यही जानना चाहता हूं मिस्टर पाठक। योर ऑनर, मैं भी जानना चाहता हूं ये टुकड़ा है किसका। केडी साहब, आपके हिसाब से ये सतीश जी तो वहां गए ही नहीं थे, वो उस वक्त जेल में थे। तो ये फूलदान पर उंगलियों के निशान किसके हैं? हाँ, सतीश जी वहां नहीं गए थे, इनकी उंगलियों के निशान वहां गए थे। केडी साहब, सतीश अपनी उंगलियों के साथ ही जेल में था ना? देखिए, आप बात को समझ नहीं रहे। मैं समझाता हूं कि इनकी उंगलियों के निशान वहां कैसे गए। योर ऑनर, बड़ी ही चतुरता से रचा हुआ यह षड्यंत्र था। इस षड्यंत्र का पहला भाग ये था कि जेल में सतीश को बिल्कुल ऐसा ही फूलदान पहुंचाया जाए और उस पर इनकी उंगलियों के निशान दिए जाए। अरे सतीश यार, ये देना। और सतीश की उंगलियों के निशान उस पर दिए गए। जिस फूलदान से VSK को मारा था, उसके सारे टुकड़े उठा लिए।
और उसके स्थान पर दूसरे फूलदान के टुकड़े जिस पर सतीश की उंगली का निशान था, वो वहां डाल दिया। लेकिन एक टुकड़ा वहीं छूट गया जो कि पहले वाले फूलदान में। वाह, फैंटास्टिक! क्या कहानी घड़ी है। इस एंगल के बारे में शायद कातिल ने भी नहीं सोचा होगा। इसका मतलब है सीसीटीवी फुटेज, सारे सबूत, चश्मदीद गवाह, सबको उठाकर डिस्कार्ड कर दिया, जैसे इन सब की कोई अहमियत ही नहीं। देखिए कबाड़िया साहब, मैं किसी भी प्रमाण को अस्वीकार नहीं कर रहा। मैं केवल उस संभावना को उल्लेख कर रहा हूं जिससे यह स्पष्ट हो कि ये सारे प्रमाण आरोपित किए गए थे, प्लांट किए गए थे। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो। योर ऑनर, ये वीएसके की हत्या की डीवीडी है। आपकी अनुमति हो तो मैं इसे चला दूं। इजाजत। योर ऑनर, मैं चाहता हूं आप ध्यान दें इस दृश्य पर, विशेषकर इस वास के जो टूटे हुए टुकड़े फर्श पर गिरे हुए हैं। ध्यान दीजिए कि टुकड़े एक दूसरे से कितनी दूरी पर गिरे हुए हैं। अब वो तस्वीर जो घटनास्थल की पुलिस ने ली थी, इस पर ध्यान देंगे तो दिखाई पड़ेगा कि जो टुकड़े हैं वास के, वो एक दूसरे के कितने पास है। इस चित्र में और इस चित्र में जमीन आसमान का अंतर है। वाकई दोनों में फूलदानों के पीसेस की पोजीशन बिल्कुल अलग है। अरे लेकिन मरने वाले के नाखून में सतीश त्यागी का खून कहां से आया? या उचित प्रश्न किया आपने कपाड़िया साहब, और आपके प्रश्न को उत्तर मैं देता हूं। योर ऑनर, कुछ समय पहले कारागार में एक रक्तदान शिविर किया गया था और हर कारावासी की तरह मेरे मुवक्किल सतीश ने भी रक्तदान किया था। आप देख सकते हैं जो सूची आपकी मेज पर रखी हुई है, उसमें पृष्ठ नंबर 2 क्रमांक नंबर 32 सतीश, योर ऑनर। अब वो शिविर योर ऑनर डॉक्टर जतिन ने करवाई थी। नीचे हस्ताक्षर भी हैं उनके। अब ये संभावना है कि डॉक्टर जतिन ने सतीश का लहू बचा कर रखा हो योर ऑनर, और उसका उपयोग किया हो सतीश को फंसाने के लिए। अदालत की कार्रवाई दोपहर 2 बजे फिर शुरू होगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। पाठक जी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपने सतीश के लिए जो किया वो। अरे नहीं, एहसान की क्या बात है। सतीश को निर्दोष साबित करना तो मेरा कर्तव्य है, और धन्यवाद देना जब मैं इस कार्य में सफलता पाऊं। अब मैं जान चुकी हूँ सतीश जरूर रिहा होगा। धन्यवाद। सुनैना, काम करो। समझ गए? एक्सक्यूज मी सर, सही देखिए, इससे आपको केस में जरूर हेल्प मिलेगी। योर ऑनर, भोजन अंतराल के समय कुछ ऐसे तथ्य मेरे सामने आए जो इस केस की दिशा को बदल कर रख देंगे। केडी साहब, दावा करने के बजाय अगर आप मुद्दे पर आ जाते तो अदालत का वक्त बच जाता। वैसे भी इस केस को घुमा घुमा कर आपने इसे काफी लंबा कर दिया, वरना अब तक तो मामला निपट चुका होता। अर्थात आप एक निर्दोष को दंड दे देते, शांति से घर जाकर सो जाते। देखिए कपाड़िया साहब, अदालत की प्रणाली कुछ ऐसी है कि 4 दोषी भले ही छूट जाए, एक भी निर्दोष दंडित नहीं होना चाहिए। योर ऑनर, मेरे सामने जो तथ्य आए हैं वो आपके समक्ष
रखूं उससे पहले एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। कुछ वर्ष पहले एक व्यक्ति एक गाड़ी में से बैग चुराते हुए पकड़ा गया था। 6 महीने का कारावास हुआ था उसे, और उसी समय मेरे मुवक्किल सतीश त्यागी भी उस कारागार में थे। आपकी अनुमति हो तो उस व्यक्ति को मैं अंदर बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। बबलू, बबलू जी, योर ऑनर, बबलू सतीश का सहबंदी कारागार। हाँ तो बबलू जी, ये बताइए कि आप सतीश के सहबंदी हैं, कारागार में इन्हीं के कक्ष में रहते हैं दोनों। पिछले 3 महीने से दोनों साथ रह रहे हैं। हाँ तो साहब, वहाँ जेल में तो एक कमरे में 2 कैदी रहते ही। हाँ रहते तो हैं, लेकिन तुम सतीश के साथ ही रह रहे थे, इसके पीछे क्या कारण था? तुम बताओगे या मैं बताऊं न्यायाधीश महोदय को? मतलब साहब, यदि मैंने तुम्हारा अपराध अदालत के सामने रखा, तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। तुमने अगर स्वयं बता दिया, हो सकता है कि न्यायाधीश महोदय कम दंड दे। बताना चाहोगे या मैं बता दूं? केडी साहब, समझ में नहीं आ रहा आप इस आदमी को इस केस में क्यों घसीट रहे हैं? योर ऑनर, मैं बबलू जी को इस केस में इस कारण घसीट रहा हूं क्योंकि मेरे मुवक्किल सतीश त्यागी के विरुद्ध इस केस में जो भी प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं अदालत में, उनके पीछे बबलू जी का हाथ है। यही है कर्ता धर्ता। इसका प्रमाण ये है योर ऑनर, आपके मेज पर जो इनके गांव के खाते, बैंक के खाते की सूची रखी हुई है, उससे पूरी तरह से स्पष्ट होता है कि पिछले महीने इनके बैंक के खाते में भारी मात्रा में धनराशि जमा की गई थी। उस समय तो ये कारागार में थे, तो फिर अचानक इन्होंने इतनी भारी कमाई कैसे प्राप्त की? जरा बताइए, आप कैसे, क्यों दिए गए थे आपको ये रुपए? साहब, अपन को पैसों की बहुत जरूरत था साहब, इसीलिए अपन ने ये सब काम किया साहब। क्या काम किया? ये सब काम किया अर्थात क्या काम किया आपने? बताइए न्यायाधीश महोदय। साहब, वो फूलदान पे सतीश की उंगलियों के निशान साहब अपन ने लिया साहब, वो अपन ने लेके दिया साहब। अरे सतीश यार, ये देना। वो जेल में सुरंग भी अपन ने खोदा साहब, ताकि ऐसा लगे कि सतीश जेल से भागा है साहब। और क्या काम किया था? और साहब, वो सतीश का फोटो भी अपन ने लिया साहब। वो अपन को एक छोटा कैमरा दिया था साहब। हाँ। अच्छा, किसने दिया? अच्छा, तो ये सारे कार्य डॉक्टर जतिन ने तुमसे करवाए? हाँ साहब, उन्होंने कहा था साहब ये सब करने को साहब। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि सतीश पहले से डॉक्टर जतिन की प्लानिंग के बारे में जान चुका था कि डॉक्टर जतिन किस तरह से सतीश को फंसाएंगे और रीना को हासिल करेंगे, इसीलिए सतीश ने डॉक्टर जतिन को मार दिया। बढ़िया साहब, इस प्रकार से आपाधापी में किसी निष्कर्ष तक पहुंचना यह हानिकारक हो सकता है। जरा समय दीजिए मुझे, अभी तो इस केस की पहली कड़ी उजागर हुई है, बहुत कुछ उजागर करना बाकी है। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए। योर ऑनर, जो साक्ष्य अभियोग पक्ष ने अदालत में प्रस्तुत किया था मेरे मुवक्किल के विरुद्ध, वो सीसीटीवी कैमरा का फुटेज, वो भी कहीं ना कहीं संदेहजनक लगा मुझे। इसलिए मैंने एक विशेषज्ञ को बुलाया है उस पर टिप्पणी करने। आपकी आज्ञा हो तो उन्हें बुलाओ।
योर ऑनर, कानी साहब की हत्या का वीडियो बार बार देखते हुए एक छोटी सी त्रुटि पर मेरा ध्यान गया जो सहज रूप से दिखाई नहीं देती। ये अरविंद मिश्रा जी हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स और स्पेशल इफेक्ट्स के विशेषज्ञ। मैं अदालत से विनम्र विनती करता हूं कि यही हमें बताएं कि जो मैं सोच रहा हूं वो सही है या सही है। अरविंद, जरा वीडियो चलाओ। जी सर। योर ऑनर, देखिए इस समय सतीश या जो कोई भी है उसका माथा कैमरा की ओर है। अब वो कैमरा की ओर घुमा, यही पॉज करो, थोड़ा रिवाइंड करना धीरे से। योर ऑनर, मैं अदालत को ये बताना चाहता हूं और अरविंद जी से ये पूछना चाहता हूं कि जिस समय सतीश का माथा कैमरा की ओर है, आप देख सकते हैं कि उसकी बाईं ओर से रोशनी पड़ रही है। बालों पे देखिए रोशनी चमक रही है। अब धीरे से वीडियो आगे लेना अरविंद जी। अब ये सतीश कैमरा की ओर मुड़ा, पॉज करना। अब देखिए योर, जैसे ही सतीश कैमरा की ओर मुड़ा तो उसकी नाक की परछाई उसकी बाईं ओर गिर रही है। इसका ये अर्थ हुआ कि रोशनी दाहिने तरफ से आ रही है। क्या यह संभव है अरविंद? सर ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये चेहरा किसी और की बॉडी पे मॉर्फ किया गया सर। ये वीडियो डॉक्टर्ड है। चेहरा किसी और की बॉडी पर मॉर्फ किया गया है योर ऑनर। ये वीडियो डॉक्टर्ड है, आप जाकर देखना चाहेंगे? आ रहा है कुछ समझ में कपाड़िया साहब? अगर ये सतीश नहीं है तो ये है कौन? अब ये कौन है योर ऑनर, ये तो जेलर आरके सिंह कटघरे में आकर बताएंगे। आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने डॉक्टर जतिन की कोई मदद नहीं की। नहीं, आप गलत समझे हैं मुझे। मैं ये नहीं कह रहा जेलर साहब कि आप डॉक्टर जतिन की सहायता कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कि डॉक्टर जतिन आपकी सहायता कर रहे थे। योर ऑनर, पिछले कुछ समय से डॉक्टर जतिन एक फोन नंबर से संपर्क स्थापित कर रहे थे। मैंने पता लगाया उस नंबर के बारे में तो पता चला कि वो जेलर आरके सिंह का नंबर है। अब ये सूत्र जिससे आरके सिंह साहब और डॉक्टर जतिन साहब जुड़े हुए थे, इसका पता लगाने के लिए मैंने अपने सहायक को इंस्पेक्टर दवे के साथ इनके दफ्तर भेजा। वरुण, हम क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पर? कुछ भी आउट ऑफ प्लेस चीज। लेकिन मुझे तो यहाँ पर कुछ भी आउट ऑफ प्लेस नहीं लग रहा है। दवे ढूंढता रहे बस। कुछ मिला? दवे ये देख। पेन ड्राइव। योर ऑनर, ये मिला है जेलर साहब के ऑफिस से। चित्र है सतीश की, जो बबलू खींचता था और देता था डॉक्टर जतिन को, और डॉक्टर जतिन देते थे जेलर साहब। और फिर जेलर साहब को डॉक्टर जतिन ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था, जिस कारण सिंह साहब आपने उनकी हत्या कर दी। मैंने कोई हत्या नहीं की। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, आपकी आज्ञा हो तो मैं केडी सर से कुछ कहना चाहती हूँ। इजाजत। योर ऑनर, ये कोई वस्तु लेकर आई है मेरी सहायक। आपकी अनुमति हो तो मैं अरविंद जी से इसकी जांच करवाना चाहूँ। लेकिन वो चीज है क्या? अगर इस केस का ताल्लुक उससे नहीं है तो आवश्यक है योर ऑनर, अन्यथा ये निवेदन नहीं करता मैं। ठीक है, जांच करवा लीजिए आप।
जी कृपया अदालत को बताइए कि इस भारी मात्रा में सतीश जी के चित्र एकत्रित करने का उद्देश्य क्या हो सकता है? सर मेरे को 2 मिनट दीजिए प्लीज। सर सारे फोटोग्राफ्स सतीश के सर और चेहरे के लिए गए हैं, हर एक एंगल से। और सर मुझे लगता है इसका पर्पस मल्टीलेयर 3D इमेज बनाने का है, और वो जो रियल लगे। वैसे ही योर ऑनर, जिस प्रकार से मेरे मुवक्किल सतीश त्यागी का चेहरा ठिकाने की हत्या के सीसीटीवी फुटेज में डाला गया था, योर ऑनर, मैं ठिकाने साहब के छोटे भाई मधुकर को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। हाँ तो मधुकर जी, अपने भाई विजय शंकर किकाने के हत्यारे का चेहरा देखना चाहेंगे? मिलने की क्या जरूरत है, वो तो सामने ही खड़ा है। इसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरे भाई की हत्या की है इसने। शांति रखिए मधुकर जी। सर, जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वैसा होता नहीं। इस केस में भी जो तक दिख रहा था वैसा नहीं, और जो नहीं दिख रहा वही है। देखिए, ये जो अंतिम चरण था वीडियो फुटेज को बदलने का, इसके पहले वाला चरण भी दिखा दीजिए। ये वो चेहरा है योर ऑनर जिस पर सतीश का चेहरा लगाया गया। अब अरविंद जी, चेहरा किसका था वो भी दिखा दीजिए। साइलेंस इन द कोर्ट। इसी प्रकार से योर ऑनर, सर्वप्रथम छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या की। और फिर अपने चेहरे पर सतीश त्यागी का चेहरा लगाकर इन्हें फंसाया। ये बताइए क्यों की आपने ये हत्या मधुकर जी? 200 करोड़, क्योंकि मैं भी अपने बिजनेस का एम्पायर खड़ा करना चाहता था, और उसने मुझे फूटी कौड़ी देने से इनकार कर दिया। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। अच्छा, और इसी कारण आपने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया और एक ऐसा षड्यंत्र रचा कोई कह ही ना पाए कि हत्यारा सतीश त्यागी नहीं। योर ऑनर, ये जानते थे कि सतीश, जो कई बार जेल तोड़कर भागा है, 1.5 साल पहले ठिकाने साहब ने इन्हें एक मामले में फंसाया था, जिस कारण से इन्हें कारागार में कुछ समय गुजारना पड़ा था। इसी बात का लाभ उठाया आपने और सतीश को फंसाया। आप चाहते थे कि लोग ये समझे कि उसी बात का प्रतिशोध ठिकाने साहब को मारकर सतीश ने लिया। ये बताइए कि डॉक्टर जतिन को मारने की क्या आवश्यकता पड़ गई आपको? क्योंकि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। अच्छा, ब्लैकमेल कर रहा था। तो वो जो फोन एक महिला ने किया था सतीश को, फोन भी आप ही ने करवाया होगा। और मैंने मर्डर का प्लान इस तरह किया कि सारा का सारा शक सतीश पर ही आए। एक औरत से फोन करवाकर इसे उत्तेजित करवाया। ये जेल से बाहर आ गया, और तब ये रीना के घर पर ही मौजूद था। माँ, खून पी जाऊंगा जतिन। माँ, माँ गिर गया तुम्हें। जतिन, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तूने मेरी रीना के साथ जबरदस्ती करना ही। सतीश जब बेहोश हो गया ना, मैं और आरके सिंह इसे वापस जेल में ले गए। और रीना भी यही समझी थी
कि जतिन का खून सतीश ने किया है। मैंने 3D और ग्राफिक्स के जरिए उसका चेहरा अपने चेहरे पर पेश कर दिया ताकि किसी को कानो कान शक ना हो। चलिए अब आगे की कहानी न्यायाधीश महोदय को बता दीजिए, और अगर कोई गुहार लगाना चाहे न्यायाधीश महोदय से तो डिफेंस प्रेस। तमाम गवाह, सबूत और मधुकर के एक वाले जुर्म को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत सतीश त्यागी को दोनों हत्याओं के जुर्म से बरी करती है और साथ ही पुलिस को यह आदेश देती है कि वो आरके सिंह और मधुकर को फौरन गिरफ्तार करे और बबलू पर एक नए सिरे से मुकदमा दायर करे। द केस इज क्लोज्ड। अरे तुम ये तो पलक की आवाज है। कैसे क्या बोलिए। मैंने अभी एक जोकर को यहाँ से भागते हुए देखा था। क्या? हाँ, एक जोकर और। चंदू, चंदू, साहब मैं भागने की कोशिश कर रहा था। मैंने किसी को नहीं मारा साहब। तो तू भाग क्यों रहा था? मैं भाग नहीं रहा था साहब, मैं तो छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल खेल रहा था साहब। मैं सच कह रहा हूँ साहब। बॉडियों पे चाकू के एंगल तो साफ दिखाई दे रहा है कि इन्हें किसी छोटे कद के आदमी ने मारा है। कितने छोटे आदमी ने? ये कोई 4 फीट के आदमी ने। तू चाकू लेकर पार्टी में क्यों आया था? साहब मैं तो बच्चों को फनी खेल दिखाने के लिए लाया था चाकू साहब। फनी खेल दिखाने के लिए? जी साहब। चाकू और वो भी बच्चों को? जी साहब। ले चलो इसे। साहब कुछ नहीं किया साहब। अरे बचाओ, कोई बचाओ, मुझे बचाओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपकी बात कैसे मानूं कि आप माँ हैं और हर माँ को ऐसा लगता है कि उसका बेटा निर्दोष है। तो दूसरी तरफ ये समाचार पत्र है, ये देखिए, हर समाचार पत्र का यही कहना है कि आपका सुपुत्र चंदू ही हत्यारा है। अब किसकी बात मानूं? मैंने चंदू को बहुत मुश्किलों और गरीबी में पालकर बड़ा किया है। भूख और गरीबी इंसान से सब कुछ करवा देती है, पर मेरा चंदू ऐसा नहीं है। एक बार मैं और चंदू 2 दिन से भूखे थे और तभी हमारे घर के सामने एक ब्रेड पाव वाला अपनी साइकिल छोड़कर कहीं चला गया।
2 दिन के भूखे चंदू ने चोरी नहीं की साहब। मेरा चंदू तो एक मच्छर को मारने से पहले भी 1000 बार सोचता। ठीक है प्रना जी, मैं मिलता हूं चंदू से जाकर, मिल लूंगा उसका केस। लेकिन सब इस न्यूज़पेपर में और जो मीडिया बोल रही है वो। वरुण, जब मैदान में हर बात तुम्हारे विरुद्ध हो और फिर वहां जीत प्राप्त करो, उसी को असल मायने में जीत कहा जाता है। योर ऑनर, यही सच है। मिस्टर सक्सेना और रैम्बो का कत्ल मिस्टर चंदू ने ही किया। इनफैक्ट रैम्बो ने मरने से पहले ये कहा भी था कि उसे और मिस्टर सक्सेना को एक जोकर ने मारा है। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन से भी पता चला है योर ऑनर कि चाकू फेंकने वाले की हाइट करीबन 4 फीट की है। आपकी हाइट भी 4 फीट है, राइट? जी राइट। योर ऑनर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार चाकू करीब 5 से 6 फीट की दूरी से फेंका गया है। अब इतनी दूर से चाकू फेंकना और वो डायरेक्टली दिल पर लगे, इसके लिए तो महारत हासिल होनी चाहिए, और इसमें तो मिस्टर चंदू निपुण है। ये तो इनफैक्ट उड़ते हुए सेब को भी अपने चाकू से 2 हिस्सों में काट सकते हैं। जी। और सबसे बड़ी बात, डेड बॉडी के पास ये चाकू बरामद हुए हैं जो मिस्टर चंदू को बिलोंग करते हैं, राइट? हाँ जज साहब, ये चाकू मेरा जरूर जज साहब, पर मैंने किसी को नहीं मारा जज साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। और भला मैं किसी को मारने के लिए अपना ही चाकू क्यों इस्तेमाल करूंगा? मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि तुम जोकर हो। हाँ, मैं जोकर हूँ, पर मैं डफर नहीं हूँ। योर ऑनर, हमारे पास इस केस का एक आई विटनेस भी है, पर क्योंकि वो नाबालिग है इसलिए मैं इंस्पेक्टर दवे को, जो इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उन्हें कटघरे में बुलाने की जरूरत चाहूंगी। इजाजत है। इंस्पेक्टर दवे, आपको पलक यानी कि हमारी आई विटनेस ने क्या बताया? जब मैं पलक से मिलने उसके घर गया तो उसने मुझे बताया कि मैंने अभी एक जोकर को यहाँ से भागते हुए देखा था। योर ऑनर, पलक ने चंदू को मौकाए वारदात से भागते हुए देखा था। सारे सबूत और गवाह जो है वो मिस्टर चंदू के खिलाफ है। मैं कोर्ट से गुजारिश करती हूँ कि जल्द से जल्द चंदू को कड़ी से कड़ी सजा सुनाए। धीरज दीक्षित, धीरज, आज निर्णय सुनने की बड़ी जल्दी है आपको। अब अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं इंस्पेक्टर साहब से चंद प्रश्न कर लूं। थैंक यू। दवे साहब, पलक ने चश्मदीद गवाह है, तो क्या उन्होंने चंदू को हत्या करते हुए देखा, चाकू फेंकते हुए देखा? नहीं, उसने पीछे से चंदू को भागते हुए देखा। पीछे से चंदू को भागते हुए देखा। इस बात पर भी ध्यान दिया जाए योर ऑनर कि पलक ने केवल किसी छोटे कद के व्यक्ति को जोकर का पोशाक पहने हुए पीछे से भागते हुए देखा। इस कारण मेरा अनुमान है कि वो 100% ये नहीं कह सकती कि वो चंदू ही था। मिस्टर पाठक, आप फिर से भूल रहे। उस दिन पार्टी में 2 जोकर थे, एक चंदू और एक रैम्बो। अब पलक ने छोटे कद वाले जोकर को भागते हुए देखा। इट इज सो ऑब्वियस। अब वो तो आपके वकील ही हो सकते हैं ना? मैं कितनी बार कहूँ जज साहब कि मैंने किसी को नहीं मारा। तो फिर आप घर से भाग क्यों रहे थे? मैं भाग नहीं रहा था, मैं तो छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहा था, और यही करने के लिए मैं वहाँ पर आया था। योर ऑनर, इस स्तर पर मैं कहना चाहूंगा कि अभियोग पक्ष ने मोटिव ऑफ मर्डर भी एस्टैब्लिश नहीं किया है। चंदू के पास रैम्बो को मारने का कोई उद्देश्य नहीं था। मिस्टर पाठक, आपने अपना होमवर्क नहीं किया? वो आपकी भाषा में कहते हैं ना, गृह कार्य। योर ऑनर, रैम्बो को मारने के लिए चंदू के पास कोई मोटिव नहीं था, लेकिन मिस्टर सक्सेना को मारने का मोटिव सिर्फ और सिर्फ चंदू के पास ही था।
क्योंकि प्रकाश सक्सेना के पिता मिस्टर पृथ्वीराज सक्सेना के अवैध संतान है चंदू। मिस्टर पृथ्वीराज और अपर्णा जी दोनों का अफेयर चल रहा था। दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही अपर्णा जी मां बन गई। मैं इस बच्चे को नहीं अपना सकता। लोग क्या कहेंगे? इतने बड़े बिजनेसमैन का इतना छोटा बेटा। एक बोने को मैं अपने बेटे होने का हक नहीं दे सकता। आज के बाद मेरा और तुम्हारा हर रिश्ता खत्म। योर ऑनर, मैं चंदू की मां अपर्णा जी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। अपर्णा जी, मैंने जो अभी अभी कहा वो सच है? चंदू पृथ्वीराज का ही बेटा है। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। योर ऑनर, अपने फादर से ठुकराए जाने के बाद चंदू को बचपन से ही अपने फादर के लिए बेहद नफरत थी, और इस बात को प्रूव करने के लिए मैं चंदू के बचपन के दोस्त मिस्टर राजन को कटघरे में बुलाना चाहूँ। चंदू को लगता था कि उसके बाप की वजह से उसको और उसकी माँ को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी है। चंदू हमेशा कहा करता था कि अगर उसका बाप उसे कहीं भी मिल जाए तो वो उसे जान से मार देगा। चंदू अपने पिता से बेहद नफरत करता था, और इसे ये भी लगता था कि बड़ा बेटा होने के नाते उसके पिता की आधी संपत्ति तो इसे ही मिलनी चाहिए। प्रकाश, तुम ये मत भूलो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तुम्हें तो पिताजी ने भी ठुकरा दिया था, फिर मैं तुम्हें क्यों अपनाऊं? और ये जायदाद मेरी है, तुम इसके सपने देखना भी छोड़ दो। तो हो सकता है जब प्रकाश ने मना कर दिया इस बात से, तो इसने सोचा कि अगर मैं मजा नहीं ले सकता हूँ प्रॉपर्टी का, तो मैं प्रकाश को भी मजा नहीं लेने दूंगा। और इसी के चलते ये जोकर बनके प्रकाश के घर गया और चंदू का ये प्लान था कि वो मिस्टर सक्सेना को मार के सारा इल्जाम जो है वो रैम्बो के सर पे डाल देगा, लेकिन रैम्बो अचानक से वहां पर आ गया और इनका सारा खेल खराब हो गया। और रैम्बो का मुंह बंद करने के लिए इन्होंने रैम्बो को भी मौत के घाट उतार दिया। मिस्टर पाठक, अब चंदू के पास मोटिव है या नहीं? मिस्टर पाठक, अपने डिफेंस में आपके पास कुछ एविडेंस, कोई गवाह है? ये अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। मिस्टर पाठक, मैं जानती हूँ इस बार तो मैं आपको हरा ही लूं, लेकिन इस बात की मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है। You know why? क्योंकि आपने एक केस ही गलत चुना है। आपने तो बोला था कुछ नहीं होगा। कितना बवाल मच गया है यहाँ पे। मुझे मेरे पैसे चाहिए, बस बस। कहाँ मिलना है? ठीक है, मैं आता हूं। आप मेरी बात तो सुनिए। देखिए अपर्णा जी, अभी कहने सुनने को कुछ बाकी रहा नहीं। ना मैं झूठ का साथ देता हूं, ना उन लोगों का जो झूठ बोलते हैं। मैं आपके सुपुत्र का केस नहीं लड़ सकता, बस। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लीजिए। चंदू को ये बात नहीं पता थी कि वो पृथ्वीराज सक्सेना का बेटा है। क्या मतलब? मैंने चंदू को कभी नहीं बताया कि उसका बाप कौन था। मेरे लिए तो पृथ्वीराज सक्सेना उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने मेरे बेटे को अपनाने से इनकार किया। ये बताओ चंदू, तुम वहां सक्सेना के वहां क्यों गए थे? और रैम्बो ने मुझे भेजा था केडी साहब। उसने कहा सक्सेना की बच्ची का बर्थडे है, वहां पे परफॉर्म करना। अगर मुझे मालूम होता कि सक्सेना मेरा सौतेला भाई है, तो मैं वहां कभी नहीं जाता, और तौर में उसकी शक्ल भी नहीं देखता। चंदू, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। ये संभावना है कि तुम्हें पहले पता चल गया हो कि तुम पृथ्वीराज सक्सेना के सुपुत्र हो। तुम्हारे
तुम्हारे मन में बदले की भावना जागी हो और इसी भावना के चलते तुमने हत्या की हो प्रकाश सक्सेना की। ठीक है केडी साहब, आप भी मुझे छोड़ के जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। जब पैदा हुआ तो मेरे बाप ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो समाज ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। लोग मुझसे बात करने में भी शर्माते हैं केडी साहब। कभी भी किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की, कोई मदद नहीं की। देखो चंदू, अगर तुम निर्दोष हो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम अपराधी हो तो मैं स्वयं तुम्हें दंड दिलाऊंगा। ठीक है केडी साहब, आप जानना चाहते हैं ना मैं कि जोकर कैसे बना। मैं हमेशा से डॉक्टर बनना चाहता था, इसलिए मैं हमेशा मेडिकल और बायोलॉजी पढ़ता था। एक बार मैथ की क्लास में मुझे बायोलॉजी पढ़ते देख मैथ के टीचर ने मुझे पकड़ लिया, पकड़ के मुझे प्रिंसिपल के पास लेके गया। तो पता है प्रिंसिपल ने मुझे क्या कहा? ये जोकर गिरी मत करो, अगर यही करना है तो जाके किसी सर्कस में भर्ती हो जाओ, और वैसे भी तुम जोकर के जैसे ही तो दिखते हो। तब मैंने सोचा हाँ, प्रिंसिपल तो ठीक ही कह रहा है, और तब से मैं जोकर बन गया केडी साहब। मुझे लगता है इसकी खिसा गेली वो पार्टी में कुछ और बोल लेना था, कुछ और बोल है। उस जलसे में चंदू के अतिरिक्त भी किसी और व्यक्ति की हाइट, उसकी कद 4 फीट की थी। श्रवण, क्या बात कर रहे हो बॉस? ये तो अपने सोचा ही नहीं। ये देखा, अब पता लगा कि ये कौन है जिसका कद 4 फीट है। इसकी पूरी जन्म कुंडली मुझे चाहिए। पता ना बॉस। ऑनर, ये केस जितना सरल दिखाई दे रहा है उतना है नहीं, बड़ा ही पेचीदा और घुमा हुआ केस है। घुमा तो आप रहे हैं मिस्टर पाठक, आप क्यों खामखा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा रहे हैं? देखिए मिस दीक्षित, मैं समस्या में नहीं समाधान में मानता हूँ। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए ऑनर मैं रोहन सक्सेना को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। ये रोहन कौन? लगता है आज आप अपना गृह कार्य नहीं करके आएंगे। योर ऑनर, रोहन सक्सेना प्रकाश सक्सेना के चचेरे भाई हैं। रोहन जी कैसे हैं आप? क्षमा चाहता हूं आपको यहाँ अदालत में आने का कष्ट दिया। ये बताइए कि आपके और आपके भाई साहब प्रकाश जी का व्यवसाय एक ही है, बांध काम करते हैं आप लोग, भवन निर्माण करते हैं, बिल्डर्स हैं आप लोग? जी हाँ, ये हमारा खानदानी बिजनेस है, लेकिन प्रकाश और मैं काम अलग अलग करते हैं। अलग अलग काम करते हैं? तो आपका अपना व्यवसाय कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। अद्भुत बात है, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट की सूची देखकर तो ऐसा नहीं लगता। योर ऑनर, रोहन जी के बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट को देखकर साफ पता लग रहा है कि पिछले 5 वर्षों से ये भारी कर्जे में, भारी ऋण में डूबे हुए हैं। योर ऑनर, केवल इतना ही नहीं, शहर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाके में इनकी पुश्तैनी जमीन है, और उस जमीन को लेकर दोनों भाइयों में पिछले 5 वर्षों से विवाद चल रहा था। प्रकाश सक्सेना वहाँ अपने दादाजी की अंतिम इच्छा के अनुसार एक मंदिर बनवाना चाहते थे, और रोहन वहाँ एक मॉल बनवाना चाहते थे, जिसके कारण ये कर्ज मुक्त हो जाए, ऋण मुक्त हो जाए। सही कह रहा हूँ मैं? जी हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? इस सारी बातों का हमारे केस से क्या लेना देना है?
मैं समझाता हूँ योर ऑनर, और समझाने के लिए मैं उस छोटे से जमीन के टुकड़े का जो सुरक्षा कर्मी है, चौकीदार है, उसे कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति? बहादुर साहब, सक्सेना वंश की जिस जमीन की आप निगरानी करते हैं, वहाँ ये रोहन साहब का आना जाना रहता है? जी साहब, ये तो वहाँ का चक्कर लगाता ही रहता था, रोज प्रकाश साहब से लड़ा किया करता था। रोहन, ये जमीन सिर्फ मंदिर की है और यहाँ मंदिर ही बनेगा और कुछ नहीं। इस जमीन से दूर रहो रोहन, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। और मैं भी तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, ये जमीन मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें भी दादाजी के पास ऊपर भेज दूंगा, फिर वहां बैठकर बनाते रहना मंदिर का नक्शा उनके साथ। रोहन जी, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, पूछना आवश्यक है, आपके पैरों को क्या हुआ? एक एक्सीडेंट में मेरी दोनों टांगे चली गई। जी, और कब हुई थी आपकी ये वाहन दुर्घटना? तकरीबन 4 साल पहले। योर ऑनर, 4 वर्ष पूर्व ये दुर्घटना घटी, जिसके कारण रोहन जी के पैर नष्ट हो गए, और रोहन जी को ऐसा लगता है कि इनके भाई प्रकाश जी ने दुर्घटना करवाई थी जानबूझकर। मैं सही कहा? जी हाँ, रोहन को लगता था कि कार एक्सीडेंट भी प्रकाश ने ही कराया था। हाँ रोहन, बोलो। तुमने मेरा एक्सीडेंट करवाकर मुझे अपाहिज किया है, देखना मैं तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद करता हूँ। कितनी बार समझाऊं इसे? क्या हुआ? वही रोहन का रोज रोज का नाटक। कितनी बार बोलूं, मैंने उसका एक्सीडेंट नहीं करवाया है। साथ प्रकाश ने ही मेरी कार में गड़बड़ करवा कर मेरा एक्सीडेंट करवाया, वो मेरी जान लेना चाहता था। और वो तुम्हें मार नहीं पाए तो तुमने उन्हें मार दिया। मैंने किसी को नहीं मारा। योर ऑनर, हम सब जानते हैं कि मर्डर किसी ऐसे आदमी ने किया है जिसे चाकू फेंकने में महारत हासिल हो। मिस्टर पाठक, आप श्योर हैं कि इन्हें भी चाकू फेंकने में महारत हासिल है? अब जितनी महारत की आवश्यकता थी उतनी तो है। योर ऑनर, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि प्रकाश जी ने रोहन को उनके घर जाने से मना किया था, जिसके बावजूद जन्मदिन के जलसे पर रोहन जी प्रकाश जी के घर बिना बुलाए पहुंच गए। ऐसा क्यों किया? केडी साहब, मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, मैं प्रकाश से इस बारे में बात करने गया था, ना कि उसका खून करने। अगर आप अपने भाई साहब प्रकाश की हत्या करना नहीं चाहते थे, उन्हें मरवाना नहीं चाहते थे, तो रैम्बो को उनकी हत्या का सुपारी देने की क्या आवश्यकता थी? ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। योर ऑनर, ये मोबाइल फोन मेरे सहायक ने रैम्बो के घर से प्राप्त किया है योर ऑनर, और ये रैम्बो के फोन की सूची, जिससे स्पष्ट होता है कि कई बार रोहन ने रैम्बो को फोन किया। रैम्बो के फोन पर कई ऐसे संदेशे हैं रोहन को भेजे हुए, जिससे स्पष्ट होता है कि रोहन ने रैम्बो को प्रकाश जी की हत्या करने की सुपारी दी। आपका काम हो गया बॉस। तेरा भी काम हो गया रैम्बो। योर ऑनर, फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार हत्यारे का कद 4 फीट, और चूंकि रोहन साहब व्हील चेयर में बैठे हैं, जमीन से इनकी ऊंचाई भी करीब करीब 4 फीट ही है। ये मिस्टर पाठक, आपको लगता है कि रोहन साहब भाग सकते हैं? नहीं, I don't think so। और वैसे भी पलक ने ये कहा था कि उसने एक जोकर को वहाँ से भागते हुए। जोकर? योर ऑनर, मैं चाहता हूँ कि उस जोकर के बारे में हमें प्रकाश जी के मैनेजर यहाँ कटघरे में आकर हमें ज्ञान दें। मैनेजर साहब, बच्चों का मनोरंजन करने के लिए रैम्बो जोकर को आप ही ने बुलाया था? जी हाँ। किसके कहने पर बुलाया था आपने रैम्बो को? प्रकाश जी के कहने पे। आपने विशेष रूप से रैम्बो को क्यों बुलाया हुआ? नहीं उत्तर दे पा रहे हैं योर ऑनर, मैं ही बता देता हूँ। इन्होंने रैम्बो को रोहन जी के कहने पर बुलाया। हाँ, लेकिन उन दोनों मर्डर से मेरा कोई वास्ता नहीं है। झूठ बोल रहे हैं।
आपका वास्ता है और मैं बताता हूं कि आपका वास्ता कैसे है। योर ऑनर, प्रकाश जी की हत्या से एक सप्ताह पूर्व मैनेजर साहब ने उनकी कंपनी में एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया था। 22 लाख रुपए कंपनी के अकाउंट से निकाल लिए थे और ये जानते थे कि एक न एक दिन प्रकाश जी को पता चल ही जाएगा। तो जब इन्हें पता चला रोहन जी के कहने पर कि रोहन जी ने रैम्बो को अनुबंधित किया है प्रकाश जी की हत्या करने के लिए, ये भी चाहते थे कि प्रकाश जी की हत्या हो जाए, इन्होंने रैम्बो को जलसे में आने का आमंत्रण दिया। सही कह रहा हूं मैं? मैंने कंपनी अकाउंट से पैसे जरूर निकाले थे, लेकिन मेरा इरादा फ्रॉड करने का बिल्कुल नहीं था। जज साहब, क्या आप वो पैसे रुपए दान में देने वाले थे? मेरी बहन की शादी थी, लड़के वालों ने अचानक महंगी कार मांग ली और मेरे पास उस समय इतने पैसे नहीं थे। मैंने सोचा कि अभी कंपनी के अकाउंट से पैसे निकाल लेता हूँ और बाद में जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं वापस कंपनी के अकाउंट में पैसे डाल दूंगा। डाले आप? नहीं, लेकिन मर्डर वाली बात में मैं शामिल नहीं हूँ, क्योंकि अगर मुझे पता होता कि रैम्बो प्रकाश जी को मारने के लिए उनके घर में आ रहा है तो मैं उसे कभी नहीं घुसने देता। सक्सेना साहब को मारने का प्लान अगर होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ इस रोहन का ही होगा। वहां से कौन सा जोकर भागा, इस बात की जानकारी भी इस रोहन को ही होगी। ये सच है कि मैंने रैम्बो को हायर किया था, लेकिन प्रकाश की डायमंड वाली तिजोरी तोड़ने के लिए, क्योंकि वो इस काम में माहिर था। जज साहब, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे पता था कि प्रकाश की तिजोरी में करोड़ों के हीरे हैं और मुझे यह भी पता था कि वो तिजोरी कहाँ रखी है। इसीलिए मैंने मैनेजर से रैम्बो को हायर करने के लिए कहा। मेरा प्लान था कि बर्थडे पार्टी में रैम्बो तिजोरी तोड़ेगा और मैं वहां से सारे हीरे लेकर निकल जाऊंगा, लेकिन उस रात कुछ और ही हुआ। देख रोहन, वो जमीन हमारे पुरखों की है और वहां मंदिर बनेगा तो ही उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो प्रकाश? मैं सर से लेकर पांव तक कर्ज में डूबा हूं। पता है, ये ले, देख, इन पैसों से तेरा कर्ज उतर जाएगा। और जब मुझे पैसे मिल गए तब मैंने रैम्बो को चोरी करने से मना कर दिया। ठीक है, डायमंड चोरी नहीं करूंगा और जो एडवांस लिया है वो वापस नहीं करूंगा। ये है उसकी जेरॉक्स कॉपी। और जज साहब, जिस आदमी ने मुझे कर्जे के बोझ से निकाल लिया, मैं भला उसका खून क्यों करूंगा? मेरा विश्वास कीजिए, मैंने या रैम्बो ने किसी को नहीं मारा। तो किसने मारा? मैनेजर ने। आप इससे पूछे जज साहब, पार्टी वाली रात इसने 2 गुंडों को घर पर क्यों बुलाया था? प्रकाश साहब ने ही उन दोनों को पार्टी में बुलाया था। अच्छा, क्यों? वो मैं और प्रकाश साहब कभी कभी हीरोइन का नशा लेते थे। वो दोनों हमारी टोप लेकर आए थे उस दिन। लेडी साहब, ये कत्ल रोहन ने ही किया है और इसमें इसकी क्राइम पार्टनर है ये अंकिता। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। अंकिता और रोहन दोनों साथ में एमबीए कर रहे थे और इन दोनों के बीच प्यार हो गया था और अंकिता और रोहन इन दोनों ने साथ में मिलकर प्लानिंग की थी कि अंकिता और प्रकाश ये दोनों शादी करेंगे और शादी के कुछ दिनों बाद ही अंकिता एक हैवी सेटलमेंट लेकर डिवोर्स ले लेगी। लेकिन ये दोनों शादी के बाद भी मिलते रहते थे। अंकिता, लीव इट, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तलाक क्यों नहीं ले रहे हो तुम? कितना और इंतजार करवाओगी मुझे? जल्दी करो, वक्त नहीं है मेरे पास। ये सच है कि प्रकाश के साथ मेरी शादी एक प्लान के तहत हुई थी, लेकिन प्रकाश इतने अच्छे इंसान थे, वो मुझसे बेहद प्यार करते थे। जब मुझे पता लगा कि रोहन सिर्फ मुझे पैसे के लिए यूज कर रहा है, तो मैंने उसका साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। रोहन, अगर दोबारा तुमने मुझसे इस तरीके से बात की
तो मैं प्रकाश को सब कुछ बता दूंगी। लास्ट वार्निंग है मेरी, मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहो तुम, समझे? मिस्टर पाठक, आपकी थियरी की तो हवा निकल गई। अब आप मान लीजिए कि आपके मोहक्किल मिस्टर चंदू ना वही कातिल है। अरे मैं कितनी बार कहूँ कि खून मैंने नहीं किया। केडी साहब, इस पागल औरत को समझाइए कि जोकर मैं हूँ या ये है। खून मैंने नहीं किया, इसे ये क्यों समझ में नहीं आता? चंदू, शांत हो जा। अदालत इमोशंस पर नहीं चलती है मिस्टर चंदू, सबूतों और गवाहों पर चलती है। योर ऑनर, चंदू ने ही मिस्टर सक्सेना और रैम्बो का कत्ल किया है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगी कि इसे फांसी की सजा सुनाई जाए। आपको पता है मैं जोकर कैसे बना? नहीं, आप बताइए। जब मैं 17-18 साल का था, तब मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था, उसे बहुत पसंद करता था। मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। उसने कहा तुम्हें मेरे पिताजी से बात करनी होगी। मैं उसके पिताजी से मिलने उसके घर पे गया। उसके पिताजी मुझे देखकर मुस्कुराए और बोले, तुम तो मेरी बेटी के आधे ही कद के हो, तुम मेरी बेटी को कैसे खुश रख पाओगे? तो मैंने कहा, मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा, उसे बहुत सा प्यार दूंगा, उसे हमेशा हंसाता रहूंगा। वो बोले, कैसे? जोकर बन के? तब मैंने सोचा, हाँ ये तो ठीक कर रहे हैं, और तब से मैं जोकर बन गया। जोकर। झूठा और मक्कार इंसान है ये। योर ऑनर, हर बार अपने जोकर बनने की कोई अलग ही कहानी सुनाता है। इस आदमी की बातों पर भरोसा कैसे किया जाए? योर ऑनर, मुझे तो लगता है कि ये कोई साइको किलर है जो हर बार अजीब बातें करता जाता है। मिस्टर पाठक, आपके क्लाइंट की मानसिक हालत ठीक नहीं है। ये हर बार एक नई कहानी क्यों सुना देते हैं? आपके पास इनके डिफेंस में कोई ठोस एविडेंस या गवाह है? योर ऑनर, मैं अदालत से समय की मांग करता हूं। जी ये बार बार चंदू अलग कहानियां क्यों सुनाता है? चंदू अपने बचपन की किसी यादों को छुपाने के लिए अक्सर ऐसी कहानियां बनाकर सुनाया करता था, शायद उसकी आदत बन चुकी है। मैं सच कहती हूँ केडी साहब, मेरे चंदू ने किसी को नहीं मारा। बचा लीजिए। सिद्ध रहिया। जब तक मैं हूँ आपके बेटे को कुछ नहीं हो। छोड़ के आजा, रिक्शा लेके आजा। मुझे ऐसा लगता है वरुण की चंदू ने हत्या नहीं की। सही कहा उसने। वो जोकर है, डफर नहीं। अगर उसने हत्या की होती तो वो अपने ही चाकू का उपयोग नहीं करता। कातिल जो भी है सक्सेना को मारने आया था, रैम्बो बिना मतलब का मारा। तो वो कहते ना, गेहूं के साथ घुन भी बच। इतनी सरल सी बात है, मैं पहले क्यों नहीं समझा? कौन सी बात? जरा वो रैम्बो के फोन की जो सूची है दे, और फोन दे उसको। पिछले कई दिनों से रैम्बो को इस एक नंबर से अनेक बना है। ये रैम्बो लड़कियों में बहुत पॉपुलर है। वैसे इस मोबाइल में उसकी बहुत सारी फोटोग्राफ्स। बॉय नहीं, ये तो मैन है। देख, जहां तक मेरा अनुमान है, वीडियो में भी कुछ ऐसा ही है।
योर ऑनर, पक्ष महोदया ने जो कहा था वो बात बिल्कुल सत्य है। ये हत्याएं, दोनों हत्याएं जो हुई हैं, ये एक जोकर नहीं की, किंतु परंतु वो जोकर मेरा मुख्य चंदू नहीं, कोई और है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, दोनों हत्याएं एक जोरू अर्थात महिला के कारण हुई। मिस्टर पाठक, ये कौन सा नया नाटक है? योर ऑनर, कुछ ऐसा है कि आरंभ से ही इस केस को हम भूल दृष्टि से देख रहे थे। कहने का तात्पर्य मेरा ये है योर ऑनर कि हम अब तक ये समझ रहे थे कि रैम्बो वहाँ सक्सेना की हत्या करने गया था और स्वयं उसकी हत्या हो गई, किंतु ऐसा नहीं है। मतलब कोई रैम्बो को मारने मिस्टर सक्सेना के घर आया था और मिस्टर सक्सेना ने उसे देख लिया, इसलिए मिस्टर सक्सेना को भी मार डाला। क्या बात? योर ऑनर, इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं रैम्बो की महिला मित्र अर्थात उसकी गर्लफ्रेंड को कटघरे में बुलाना चाहता हूं, आफरीन जी को। आफरीन जी, आप रैम्बो से प्रेम करती थी, उनसे विवाह करना चाहती थी। जी, किंतु दुर्भाग्यवश ये विवाह हो नहीं पाया क्योंकि रैम्बो आपसे विवाह नहीं करना चाहता था। उसके चरित्र में एक खोट था, प्लेबॉय था, वो अलग अलग महिलाओं के साथ संबंध, जिसके चलते आपने 2 बार आत्महत्या करने का प्रयास किया। मैं सही किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने रैम्बो को मारा। कोर्स नहीं किया योर ऑनर। मिस्टर पाठक, इतनी खूबसूरत लड़की आपको जोकर कौन से दिखाई देती है? मैंने कब कहा कि आफरीन मुझे जोकर दिखाई देती? नहीं कहा। योर ऑनर, मैं आफरीन के भाई साहब सईद घर में बुलाने के लिए। सईद साहब, क्या करते हैं आप? व्यवसाय क्या है? सर, पापी पेट के लिए जो भी मिलता है कर लेता हूँ। पापी पेट के लिए जो मिल जाए ये कर लेते हैं योर ऑनर। मैं स्पष्ट किए देता हूँ, ये सईद साहब सर्कस में करतब दिखाते हैं योर ऑनर, जिस प्रकार से मेरे मुवक्किल दिखाते हैं, जिस प्रकार से रैम्बो दिखाता था, जलती हुई आग में कूद जाना, ऐसे अनेक खतरनाक काम, जिनमें से एक दूर से चाकू फेंककर लक्ष्य को भेदना भी है। ये सईद साहब के उस दिन पलक की पार्टी में जलसे में क्यों गए? मैं किसी बर्थडे पार्टी में नहीं गया था सर। नहीं गए थे आप? नहीं। योर ऑनर, मेरे पास एक सीडी पड़ी है यहाँ, आपकी अनुमति हो तो चलाऊं? अनुमति। ये सरदार साहब जो है, ये कौन है? आप ही। साइलेंस इन द कोर्ट। योर ऑनर, सईद साहब ही हैं सरदार की वेशभूषा पहनकर। इन्हें लगा था कि सरदार की वेशभूषा में इन्हें कोई पहचानेगा नहीं, किंतु रैम्बो के मोबाइल फोन पर इनकी और आफरीन का चित्र देखकर मैं समझ गया कि सरदार की वेशभूषा में यही गए थे वहाँ रैम्बो की हत्या करने गए थे। आपने योर ऑनर, आपको ये आदमी 4 फीट का दिखता है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि मर्डरर जो है वो 4 फीट की हाइट वाला इंसान है। मुझे लगता है मिस्टर सईद की हाइट शायद 6 फुट तो होनी थी। तो ये 4 फीट और 2 फीट का जो अंतर है ये कैसे तय करें? एक काम डॉक्टर दवे से कहते हैं। दवे साहब, जरा इनके घुटने मैं चाहता हूँ कि एक बार आप चेक करें। हाँ वो देखिए घुटने इनके। ऐसा नहीं लगता आप घुटने देखकर कि ये घुटनों पे चल रहे हैं आजकल? हो गया ना? 6 फीट का आदमी, 4 फीट का आदमी। हाँ तो साहब, अब ये छिपाने को कुछ रहा नहीं। जहाँ तक आपके फोन की सूची का प्रश्न है, वो न्यायाधीश महोदय के मेज पर रखा हुआ है, और जो बातें आपके और रैम्बो के बीच में हुई थी उनकी भी टेप रखी हुई है। अब आप चाहें तो इकबाल आगे मैं बताता हूँ। एक भाई के लिए उसकी बहन ही सब कुछ होती है। मैंने आफरीन को कई बार समझाया।
कि रैम्बो एक अच्छा आदमी नहीं, एक नंबर का अय्याश और आवारा आदमी, लेकिन उसकी आंखों पर तो जैसे प्यार का पर्दा पड़ा। मेरी एक बात समझने को तैयार नहीं। रैम्बो को मैंने कई बार बोला कि सुधर जा, और आफरीन से शादी कर, लेकिन वो नहीं माना। और मेरी बहन उसके लिए अपनी जान देने पर तुली हुई थी। फिर जान तो जानी थी, तो मेरी बहन की क्यों? उस अमीने रैम्बो की क्यों? मैंने भी रैम्बो को मारने की ठान। मैं बस सही मौके की तलाश में था। और उस दिन मुझे वो मौका भी मिला जब रैम्बो रोहन से मिले। अपनी बहन की जिंदगी से गंदगी निकालने का ये सबसे अच्छा मौका। और फिर मैंने सोचा जैसे ही रैम्बो सक्सेना की तिजोरी तोड़े मैं उसे मार दूं और ऐसा सीन क्रिएट करूंगा जिससे लगेगा कि रैम्बो चोरी करता हुआ पकड़ा और उसे किसी ने मार दिया। लेकिन पार्टी शुरू होते ही सारा खेल बिगड़ गया। लेकिन मैंने भी रैम्बो को मारने की ठान ली। और अपने कई कर्तव्य मैं घुटनों के बल भी चलता, जिससे मेरे लिए ये काम और भी आसान हो। और उस कमीने को मारकर मैंने अपनी बहन की जिंदगी बचाई। मैं समझ रहा हूँ कि आपने जो किया आपकी बहन के लिए आपके मन में जो आदर है, प्रेम उसके चलते किया। लेकिन जो रास्ता आपने भाग्यवश वो गलत था। डिफेंस रेस्ट। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि सईद असली मुजरिम है। इसलिए अदालत उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाती है और चंदू को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. मिस दीक्षित, आपको छोड़ दूं कहीं? वैसे मुझसे बात है। आपके मुवक्किल ने तो बहुत सारी स्टोरीज बताई थी जोकर बनने की। इसमें से सच स्टोरी कौन सी है आप तो जानते ही होंगे। देखिए मिस दीक्षित, एक ही दिन में कोई जोकर नहीं बनता। चंदू ने जितनी कहानियां सुनाई सब सच है। और ये भी सच है कि सच को आँच नहीं हो। क्यों? इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना